क्योंकि स्टार्टअप के लायक आपने ज़मीन नहीं दी। आपने तो हमें बिजी रखा हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र बनाने में, गौमूत्र पीने में, पाकिस्तान पे बम गिराने में। नमस्कार, मैं सुनीत और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ हैं अभिषेक जी के साथ मिलकर आज हम लोग समीक्षा करेंगे कांग्रेस के 60 साल और भारतीय जनता पार्टी के 7 साल। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम अभिषेक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या एनालिसिस है कि 60 साल बनाम 7 साल। अभिषेक जी, जिस तरह से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत सारा दोष है। हाँ, दोष है दोषारोपण है कि कांग्रेस ने 60 साल में 70 साल में कुछ नहीं क्या किया। बिल्कुल, मोदी तो जी किस ने तरह देखते हैं इसको आप? मोदी जी ने अपना कैंपेनिंग शुरू किया था तो उन्होंने बोला था 60 साल बनाम 60 महीना, अगर आपको याद हो। उन्होंने बोला था कि कांग्रेस को 60 साल दिए, भाइयों बहनों मुझे सिर्फ 60 महीना दो। 60 महीना से ज़्यादा महीना दे लिया हमने उन्हें, 84 महीना होने को आए। तो जो भी जिन भी लड़कों को, जिन भी युवाओं को ये दिमाग में अभी भी जाता हो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, वो ये जाने कि जब हम 1947 में हमें आज़ादी मिली तो उसका आधार क्या था। जब आज़ादी मिली तो हमारी ज़मीनों का क्या आधार था। हमें जो ज़मीन मिली वो पूरी तरीके से बैरन यानी कि बंजर। अंग्रेज़ों ने हमें पूरा चुसा हुआ जान के, जैसे उनको लगा कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है तो हमें छोड़ के गए वो। पूरी दुनिया से भविष्यवाणियाँ हुई कि यहाँ जनतंत्र नहीं रह जाएगा। फिर चुसा हुआ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी ज़मीनों पे नील की खेती करते थे। हमने सबने एनसीईआरटी में पढ़ी, और उसको विदेश ले जाते थे और कपड़े बना के यहाँ बेचते थे। तो हमारी ज़मीनें बेकार हो गई, हमारे रेवेन्यू को लेके गए, सोना लूट गए, खदानें खाली कर गए, सब कुछ लेके चले गए। उसके बाद जब हमें दिया, उस वर्ष में हमारी हालात ये थी कि बंगाल में एक बार सूखा पड़ा तो 10 लाख आदमी छटपटा के भूख से मर गए। इस बेसिस पे वो हमें आज़ादी दे के गए। फिर वहाँ से हमने उभरना शुरू किया। वहाँ से एक आदमी का विजन शुरू होता है, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे कंगाल देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया, उसने थर्ड फ्रंट बनाया। एक पूरी आधी दुनिया रशिया की तरफ थी, आधी दुनिया अमेरिका की तरफ थी, लेकिन वो न रशिया की तरफ गए न अमेरिका की तरफ गए। उन्होंने एक तीसरा धड़ा बनाया जिसको थर्ड फ्रंट का नेता बोला गया, हमारे नेहरू जी को। उन्होंने क्या आधार रखा? उन्होंने आधार रखा, साइंटिफिक विजन दिया कि हम वो छोड़ दो कि पहले भी हमारे यहाँ पे सपेरे हैं हम, और बीन बजाते हैं, जंत्र तंत्र मंत्र इन पे चलते हैं। उन्होंने देखी उस आदमी की कितनी बड़ी महत्व, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस इस बात को दिया जा सकता है। आज के वक्त में ये बात कितनी ज़रूरी है कि जिस आदमी को पूरे भारत ने पूर्ण बहुमत से चुना, उस आदमी ने अपना कानून मंत्री किसको बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर को, जो घोर विरोधी थे कांग्रेस के। गांधी जी के चलाए गए एक भी आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी के साथ नहीं रहते थे, हाँ, अंग्रेजों के साथ होते थे। उनके अपने जो है विचार थे, उनके अपने लॉजिक थे, जो भी रहो। या जो आज की हिंदू सभा है या आरएसएस के जनसंघ जो उस टाइम पे था, तो अपने इनको जनसंघ के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनको अपने मंत्रालय में लिया उन्होंने। माने उन्होंने एक जनतंत्र की नींव डालने के लिए जो करना था, देखिए उस आदमी का विजन, देखिए वो सब कुछ किया। अपने विरोधियों को, अपने आसपास के लोगों को लिया, फिर नींव डाला। देखिए हरित क्रांति आई, ये जो कुछ भी हमने इतिहास में पढ़ा। उसके बाद पूरे दुनिया में आज कोई भारतीय जाता है तो उससे सबसे पहले पूछा जाता है, आर यू कंप्यूटर इंजीनियर? तो ये क्या एक दिन में हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। आईआईटी जिसका शाखा जितना गिर गया कि आईआईटी के पढ़े लड़कों को 10,000, 20,000, 30,000 की नौकरी नहीं मिल रही, उस आईआईटी को नेहरू जी ने जब खड़ा किया तो उसकी महत्व एक दिन तक इतनी थी कि आईआईटी यानी रिस्पेक्ट का एक नाम। आईआईटी यानी अमेरिका में सीधे नौकरी। फिर उसको वो वहाँ से लाते, ठीक है, उनसे कुछ गलतियाँ हुई। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया, बांग्लादेश को तोड़ा, अपने को मजबूत किया, न्यूक्लियर पावर सक्षम बनाया, लेकिन उन्होंने फिर गलतियां अपनी मानी। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के तुरंत बाद उन्होंने गलतियां मानी, चुनाव कराया, हारी, फिर से वो चुनाव में गई और फिर से बहुमत से आई 1991 में। देखिए कांग्रेस के अंदर ये क्या मुद्दा था कि नेहरूवन समाजवाद को लेकर चल रहे थे, जो बहुत फला फूला, फिर एक बार फेल हुआ समय साथ, लेकिन फिर समय के साथ कांग्रेस ने ही अपने आप को कैसे बदला। 1991 में हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, मतलब लिबरल इकोनॉमी की तरफ गए। दुनिया को इन्वेस्टमेंट करने का छूट दी, दुनिया भर के लोग आए और हम सब में अचानक से मिडिल क्लास बढ़ा।
बराबर। सबके घर में पंखा, सबके घर में एसी, सबके घर में कूलर, और सबको लगने लगा कि अब विदेश जाने की जरूरत नहीं, विदेश भारत आएगा। बिल्कुल। 1991 से मनमोहन सिंह जब पी नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री हुए, अब ये जानने की जरूरत है कि कांग्रेस जब ये सब कर रही थी तो भाजपा कहाँ थी? जी। भाजपा को कोई पूछने वाला नहीं था, तो वो उल जुलूल मुद्दे उछालते रहे। उल जुलूल मुद्दे कैसे कि हिंदू कोड बिल आ गया तो यूसीसी क्यों नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं, या फिर हिंदू कोड बिल आ गया तो अब यूसीसी ना लाने के लॉजिक है, वो आप लोग किताब पढ़ें, आपको मिल जाएगा। या फिर राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया कि राम मंदिर के, है ना, तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उनको उस समय कोई मुद्दा नहीं था, तो वो इस तरीके के मुद्दों में बह के अपना जमीन तलाश रहे थे। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, भारत में मिडिल क्लास बढ़ा, पैसा आना हमारे पास शुरू हुआ, अटल जी की सरकार आई, फिर 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए। जी। आप 2000 के बाद से हर 10 साल का, या 2004 से ले लो, 5-5 साल का खाता खींच लो कि 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019, 2019 से 2024, जी। उन 5 साल में अपना परिवार, अपना समाज देख लो कि आपका परिवार, आपका समाज किस 5 साल के कार्यकाल में खुश था। जी जी। 2004 से 2009 का मैं बताता हूँ, स्वर्णिम काल था वो भारत के लिए, जी। है ना, बड़े सारे चीज़ों का उन्होंने आधार रखा। 2009 से जो एक विश्व वर्ल्ड वाइज रिसेशन था, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक क्राइसिस थे, फिर भी उन्होंने संभाल के रखा, संभाला भारत को, भारत का पावर क्या है, भारत के यूथ। जी। भारत में भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं, भारत में अमूमन हर कोई अंग्रेजी बोलता है। जी। बीपीओ की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने यहाँ पे क्रिएट की, पूरा दिल्ली एनसीआर बीपीओ से भरा है, बेंगलोर, पुणे, आईटी से भर दिया उन्होंने। जी। हमारे अंदर कौन सा स्किल का ऐसा कमी हो गया कि आज भारत का बीपीओ सेक्टर भी डाउन हो गया, सारा मनीला और ये इंडोनेशिया उठ के चला गया। जी। हमारे में क्या ऐसा आया, आप अपने से पूछो। 2009 के बाद 2009 से 14 का जो कांग्रेस का शासनकाल था, जिसमें इतना क्रिटिसाइज उनका हुआ, जी। फिर भी कौन सा कारण था कि हम सबके पास कुछ ना कुछ काम था। बिल्कुल। हर आदमी के पास 50,000 लाख नहीं आ रहा तो 20-30 हज़ार सबके पास है। मिडिल क्लास लगातार उठता ही आ रहा था। जी बिल्कुल। है ना। फिर ऐसा क्या हो गया अचानक से, तो 2014 के बाद एक हमारे को ऐसे लगा कि हमारे को मिल गया कोई भगवान। उन्होंने ऐसा बताया पीछे का सब बेकार, हम आए अब हम सब ठीक कर देंगे। उन्होंने क्या किया, आनंद फानन, नियति तो उनकी भी ठीक ही थी, करने की थी, लेकिन वही है ना, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास स्कूटर का नहीं है, उसको हवाई जहाज उड़ाने को मिल गया, तो हवाई जहाज को क्रैश ही करेगा ना वो। तो उन्होंने क्या किया, नोटबंदी कर दी। नोटबंदी कर दी, उसके बाद उन्होंने नोटबंदी के परिणाम आज अब आ रहे हैं। अभी तक केवल कांग्रेस को खत्म करने के लिए नोटबंदी, अपने नोटबंदी के दौरान इन्होंने इतने कार्यालय बनाए, उनके जो पूंजीपति मित्र थे इतना उठा, और मिडिल क्लास अचानक से धड़ाम से गिर गया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारा एक दोस्त है, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसने नोटबंदी के 6 महीने पहले ही अपना एक शोरूम खोला था, अपने पापा के रिटायरमेंट का पैसा लगा के, कुछ लोन लेके और अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के। ये विजन होता है ना हम सब में कि हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ और बड़ा। अचानक से नोटबंदी हो गई। अब बताइए उसका क्या गलती था। बिल्कुल। नोटबंदी हो गई, अपने पापा का पूरा रिटायरमेंट का पैसा लगाया, उसका जो है उसने लोन भी ले रखा है, नौकरी भी छोड़ रखी है, 6 महीने तक उसका जो है धंधा नहीं चला। आज तक वो डिप्रेशन में है, भाई साहब। आप भी जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसे जाने कितने बवाना नरेला दिल्ली के पास है, यहाँ पे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री थी, पेंट बनते थे, रबड़ बनते थे, सब बंद। ये सब किसके पास चलेगा, ये सब भी बड़े उद्योगपति के पास। तो नोटबंदी से तो हम आज तक उबर नहीं पाए। फिर इन्होंने क्या किया, सोने पे सुहागा हुआ, जीएसटी ला लिया। फिर इनका एक बहुत बड़ा वो है, भाजपा की कार्य प्रणाली, ये शुरू से ये बताते रहे खैर कि एफडीआई भारत के लिए बेकार है। 49% एफडीआई को ये देश के खिलाफ बताते, बोलते थे देश गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल 2011, 12, 13, 14 में ये पूरी तरह उसका विरोध करते रहे भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आके, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर अब सारा एफडीआई 100% आज एफडीआई आप लोग पूछो कितने परसेंट है। खाद बनाने वाली कंपनी को भी ये प्राइवेट कर रहे हैं, इनको भी प्राइवेट, उनको भी प्राइवेट। इनके भी रिजल्ट आगे आएंगे। आज हम नहीं कोस रहे हैं, अभी नहीं कोस रहे हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है मैंने आपको बताया। 2004 से 2009 ये 2000 से लगा लो, सन 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020, ये 5-5 साल के 4 टाइम पीरियड निकालिए और आप लगाइए कि आपका परिवार, आपका समाज किन टाइम में खुश था, कब आपके पास थे, जब आप तनाव मुक्त जीवन जी रहे थे। तो वो समय हमारा था 2004 से 9 का, और 9 से ये तकरीबन 13-14 का। 14 के 1 साल 2 साल तो हम सही चले, क्योंकि वो कांग्रेस की देन थी। बिल्कुल
16 के बाद से हम ऐसा गिरना शुरू हुए, जो भी सेक्टर देखो वो रिसेशन में। नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के बाद बिल्कुल। हम यहाँ तक आ गए दोस्तों, आप ये यकीन मानो कि बीटेक लड़के आज 10,000 8,000 में नौकरी कर रहे हैं बैंकों में, और वो भी सेल्स का काम कर रहे हैं, उनसे ऐसे काम लिए जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का, ये कार्ड का, 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार देने को कोई तैयार नहीं है। 100 में से 70-80 बीटेक लड़के बेरोजगार हैं। अब ये मत बोल देना कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, यही लड़के तब भी पढ़ते थे जी। हम जो सप्लाई हो रहा है, जो उसका डिमांड क्रिएट ही नहीं कर पाए। जी जी। ये मोदी जी ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाथ में शासन ले लिया। चुनाव 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 चुनाव, इतना हर चीज चुनाव। आज पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? पेट्रोल का प्राइस ऑब्वियस सी बात है, कहीं और से पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसे के सर्कुलेशन के लिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। हर चीज को अहम का मुद्दा बना दिया, हर चीज पे अहम, है ना। और जनता को कहाँ झोंक दिया? 2014 से इन्होंने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया, इनोवेटिव इंडिया, ये इंडिया, है ना। और आप लेकिन बताओ मेरे को, कोई एक भी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो आप जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टअप इंडिया का कितना बड़ा ढिंढोरा पीटा गया। जी। एक स्टार्टअप का नाम बताओ जिसको आप जानते हो कि वर्ल्ड वाइड, भारत का कोई स्टार्टअप हो जिसने वर्ल्ड वाइड नाम कमाया हो, तो एक है फ्लिपकार्ट। जी जी। फ्लिपकार्ट के अलावा क्या भारत का इतना बड़ा युवा जिसने पूरी दुनिया में हर कंपनी का सीईओ भारतीय है, जी जी। हमारे में इतना ही दिमाग नहीं कि हम एक भी स्टार्टअप नहीं खड़ा कर पाए, बराबर। क्योंकि स्टार्टअप के लायक आपने जमीन नहीं दी। आपने तो हमें बिजी रखा हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र बनाने में, गौमूत्र पीने में,